हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 4 दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। तो दहन और ज्वाला को हम लोग अंग्रेजी में कंबसन एंड फ्लेम्स बोलते हैं। तो दहन क्या होती है और ज्वाला क्या होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दहन जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया है, वह दहन कहलाती है। इसे अंग्रेजी में हम लोग कंबसन भी बोलते हैं। तो दहन जो होती है मेनली 3 प्रकार के हो सकती है। दहन जो होती है 3 प्रकार के हो सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ होते हैं जो तीव्र गति से जलते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कोई भी गैसीय पदार्थ हम जब लेते हैं तो वो तीव्र गति से जलती है। एक हो सकता है कि जो दहन हो वो विस्फोटक के साथ हो। जब हम दिवाली के दिनों में पटाखे को छोड़ते हैं तो वो विस्फोट के साथ उड़ते हैं। तो दूसरा हमारा विस्फोटक हो सकता है कि विस्फोट के साथ भी क्या होती है, तो दहन होता है। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, तो स्वतः स्फूर्त होता है। जो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अपने आप जो होते हैं जल जाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कोयले के फैक्ट्री में जो पाइराइट होते हैं, तो जहाँ से कोयला के खदानें होती हैं वहाँ से पाइराइट जो होते हैं पुनः अपने आप में जो होते हैं स्वतः जलने लगते हैं। कुछ तत्व भी होते हैं जैसे कि सोडियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, उन सबों को हम लोग सिक्योर करके सोडियम को जो किरोसिन ऑयल होता है उसमें डुबा कर रखते हैं ताकि ये अपने आप जलने लगते हैं। नेफ्थलीन भी होते हैं। तो ये सभी तत्व होते हैं। लेकिन जो पाइराइट होता है वो भी जो कोयले के खदान में होते हैं, वो इसीलिए हम लोग कभी कभी घटनाएं सुनते हैं कि कोयले के खदान में आग लग गई थी, तो वो पाइराइट में ही आग लगने के कारण होती है। तो हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वो क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। हम ज्वाला के बारे में देखते हैं कि ज्वाला जो होती है वह एक गैसीय क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होती है। ज्वाला वह क्षेत्र है कि जब कोई पदार्थ या गैसीय पदार्थ जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम का यहाँ क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। तो जब मैग्नीशियम का दहन होता है तो ये जो क्षेत्र बन रहा है हमारा, यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, ज्वाला कहलाता है। तो ज्वाला जो होते हैं वो भी मेनली जो होते हैं 3 प्रकार के, हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होंगे जो दीप्त होंगे, जो रोशनी देते हैं, वो हो सकते हैं। एक जो होंगे तो क्या होंगे, ज्योतिहीन होंगे, जिनमें कम रोशनी होगी। एक क्या हो सकते हैं, तो अदीप्त होंगे, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो भी ज्वाला कहलाते हैं। लेकिन उनसे जो मुख्य रूप से ज्वाला जो होते हैं दीप्त नहीं होते हैं। तो आइए इस अध्याय में हम लोग विशेष करके और जो विस्तार पूर्वक जो होंगे इस अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे कि दहन और ज्वाला क्या क्या होते हैं और उसे बेहतर तरीके से जानेंगे। तो और भी इस अध्याय से जुड़े हुए या क्लास 7, 8, 6 से जुड़े हुए अगर आपको विज्ञान विषय को पढ़ना है या और भी विषय जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक, मैथ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए अध्याय 4 दहन और ज्वाला को हम लोग शुरू करते हैं। हम घर पर, उद्योग में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। जब हम ईंधन क्या हो सकते हैं, तो एक तरह से कर सकते हैं कि जो वाहनों और उद्योगों होते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है ये ईंधन। तो ईंधन जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमको पेट्रोल, डीजल, कोयले, ये सभी पदार्थों से हमको क्या होता है, तो ईंधन की प्राप्ति होती है। और यही जो ईंधन होते हैं हम घरों, उद्योगों और वाहनों में चलाने के लिए उपयोग में लाते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? तो हाँ, तो हम लोग घरों में एलपीजी गैस ही उपयोग करते हैं, तो वो भी एक तरह से ईंधन है। कोयला का उपयोग करते हैं, काष्ठ के लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो वो सभी भी एक ईंधन का रूप है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। व्यापार और उद्योग में होने वाले कुछ ईंधन के नाम बताइए। तो व्यापार और उद्योग में तो हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी जो है तो व्यापार के रूप से और उद्योग के रूप से करते हैं। कोयला भी इसमें आते हैं। मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन के काम आते हैं? तो मोटर गाड़ियाँ चलाने में जो लाइट वेटेड होते हैं उनमें पेट्रोल से, और जो भारी व्हीकल्स होते हैं उन्हें हम लोग डीजल के द्वारा संचालित चलाते हैं। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे
गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित होंगे। जब हम मोमबत्ती को जलता है तो उसको हम लोग देखे हुए हैं, पिछले भी अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था और देखा था। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? तो मोमबत्ती जो है कि एक लौ के साथ, ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयले जो होते हैं वो ज्वाला के साथ, माने उतनी ज्वाला के साथ नहीं जलती है। तो जो मोमबत्ती होते हैं वो पिघलते रहते हैं, कोयला जो होता है कि वो ज़्यादा ईंधन और ईंधन का काम करती है। शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। तो मोमबत्ती जो होगी ज्वाला के साथ जलती है, कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं, बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं दहन क्या है और दहन किसे कहते हैं और इससे कितने प्रकार हैं, वो सबको भी हम लोग चर्चा करेंगे। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने कक्षा 7 में देखा था कि एक मैग्नीशियम के फीते को हमने जलाया था तो वो जलकर वो ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा और प्रकाश भी देता है। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जिसे हम लोग MgO कहे थे। क्या कहते हैं? MgO। और मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? तो जो O है वो किसके उपस्थिति में जलते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कि मैग्नीशियम जलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो दहन की प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है और ये जो है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है और ऊष्मा प्रकाश को भी उत्पन्न करता है, जैसा कि चित्र 4.1 में हम देखेंगे। इसी प्रकार क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के जो कोयले होंगे उसको लेकर टुकड़े को संडासी से पकड़िए, एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो जो कास्ट कोयला होते हैं वो वायु में जलकर क्या दे देते हैं? तो CO2 देते हैं, ऊष्मा देते हैं और प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या है? तो कास्ट कोयला जलकर CO2 उत्पन्न करते हैं, जैसा कि चित्र 4.1 में देख सकते हैं। ये हमारा मैग्नीशियम का दहन हो रहा है। मैग्नीशियम को फीते को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और ऊष्मा प्रकाश भी उत्पन्न करता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? हमारा दहन कहलाता है या कंबसन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है और जो पदार्थ उसमें जल रहते हैं वो दाह्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दाह्य कहलाते हैं। तो यहाँ दाह्य क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है? दाह्य है। मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है? दाह्य है। इसे ईंधन भी कहते हैं और मेनली जो होते हैं उनसे हम लोग ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। तो ईंधन जो होते हैं वो पदार्थ की किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। मेनली वो मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो दहन होती है तो दहन की प्रक्रिया में एक ज्वाला भी उत्पन्न होता है और एक लौ के रूप में वो प्रकाश भी उत्पन्न करता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ हैं। तो जो ऊपर की अभिक्रियाओं में हमने देखा है तो मैग्नीशियम और कास्ट कोयला को जलाया गया था तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे मैग्नीशियम और जो कास्ट कोयला होंगे वो हमारा दाह्य पदार्थ होंगे। अब हम क्रियाकलाप 4.1 को देखते हैं और समझते हैं। स्ट्रॉ, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा इसे अदाह्य दिखाइए। तो जो पदार्थ जलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? दाह्य कहेंगे। और जो पदार्थ नहीं जलेंगे वो क्या हमारा हो जाएगा? अदाह्य हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं स्टॉर्च है वो भी जले, माचिस की तिली भी जल, मिट्टी का तेल भी जलता है, कागज भी जलता है, लोहे की कील जलता है तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अदाह्य हो जाएगा। लोहे का कील क्या हो जाएगा, अदाह्य हो जाएगा। पत्थर के टुकड़े ये भी अदाह्य हो जाएंगे। शीशा क्या हो जाएगा, अदाह्य हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको दाह्य अदाह्य में अंतर करना है। जैसा कि दाह्य और अदाह्य पदार्थ का यहाँ पे दिया हुआ है, तो लकड़ी क्या है, लकड़ी जलता है तो क्या हो जाएगा, दाह्य हो जाएगा। कागज क्या हो जाएगा, दाह्य हो जाएगा। लोहे की कील क्या हो जाएगा, अदाह्य हो जाएगा। मिट्टी का तेल दाह्य, पत्थर का टुकड़ा अदाह्य, स्ट्रॉ क्या होगा, दाह्य हो जाएगा। प्लास्टिक के होते हैं तो वो जल जाते हैं, वो मेल्ट करके जल जाते हैं। कास्ट कोयला क्या हो जाएगा, दाह्य हो जाएंगे। माचिस की तीली दाह्य हो जाएंगे। कांच क्या हो जाएगा, अदाह्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों में अंतर भी कर सकते हैं। दाह्य पदार्थ क्या होते हैं, तो जो दहन में भाग लेते हैं और जो पदार्थ वो दाह्य है, और जो नहीं जलते हैं वो अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो दाह्य है। आप इन्हें सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। तो किन परिस्थितियों में हमारा दहन होता है उसके बारे में अब हमको पता लगाना है। क्रियाकलाप 4.2 को देखते हैं और हम जानते हैं कि किस परिस्थिति में हमारा दहन होता है। सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। जो भी मोमबत्ती को हम लोग जलाएंगे तो उसे पकड़ते समय सावधानी रखेंगे ताकि हमारा हाथ जो है कि उस मोमबत्ती से ना जले। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को क्या करना है, तो मेज के ऊपर रखना है। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। और हमको इस तरह से अरेंज करना है कि जो वायु हो उसका चिमनी में हमेशा प्रवेश होता रहे, जैसा कि चित्र 4.2 में हमको दिखाया गया है। ये 4.2 में दिखाया गया है। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। चित्र 4.2 में देख सकते हैं। ये हम क्या किए हैं, तो मेज पर रखे हुए और इसको टिका दिए हैं लकड़ी की सहायता से। पुनः ज्वाला को देखिए और फिर से ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। चित्र 4.2 में देख सकते हैं हमने एक कांच की प्लेट क्या की ऊपर से ढक दिया। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती हुई और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित जलती रहती है। क्या आप दहन प्रकरण में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हाँ, तो दहन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है या हो रही है। हमने देखा है कि जो मोमबत्ती को एक मेज पर जलाए हैं, जब हमने वायु को प्रवेश होने दे रहा था तो ये जल रही थी। जब इसको ढक दिया या टिका दिया तो ये क्या होती है, बुझ जाती है। फिर हम इसको देखते हैं कि ये कांच के गिलास से जब हम इसको ढक देते हैं तो भी ये बुझ जाती है। तो इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि जब इन दोनों में वायु का इंटर नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई है, तो ये दोनों क्या हुए हैं, बुझ गए हैं। लेकिन जो ए में थे वो जलते रह रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दहन की प्रक्रिया में जो होती है वायु की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। तो हम पाते हैं कि दहन के लिए जो ऑक्सीजन होती है वह वायु होती है, वो बहुत ही ज़रूरी है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। हमने देखा था कि ए में जो मोमबत्ती थी वो निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में हमने देखा था कि जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला कंपन होता है। तो क्या होता है, ज्वाला कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में हमने देखा था कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब हम क्रियाकलाप 4.3 को देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। सूर्य में जो ऊष्मा और प्रकाश है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रकरण के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। एक लकड़ी क्रियाकलाप 4.3 एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तावे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जिसे हम आसानी से आर पर देख सकते हैं वो हमारा पारदर्शक कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। जार से ढक देना है। देखिए क्या होता है, क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है।
क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कंबल से ढक देते हैं, जैसा कि चित्र 4.3 में हमको दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? जैसा कि चित्र 4.3 में देख सकते हैं, कंबल से लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आग पकड़ ली थी। अब आपने कुछ अनुभव को स्मरण करिए, मैंने याद कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? इस प्रकार जलाई जाती है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो यह जल उठता है। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? तो जो माचिस की तीली होती है उसको कम ज्वाला उत्पन्न करती है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना होगा? गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी ही पूरा जंगल आग की चपेटे में आ जाता है, जैसा कि चित्र 4.4 में देख सकते हैं। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत ही कठिन होता है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, तो विभिन्न जो पदार्थ होते हैं अलग अलग ताप पर अलग अलग टेम्परेचर पर आग पकड़ते हैं। हर पदार्थ का जलने की जो दहन की प्रक्रिया होगी वो एक समान नहीं होती है। हर पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं या भौतिक गुण होते हैं वो किसी निश्चित ताप पर ही दहन के लिए एग्रेसिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न पदार्थ होते हैं वो विभिन्न ताप पर जलते हैं, माने अलग अलग ताप पर जलते हैं, एक समान ताप पर नहीं जलेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है हमारा क्या कहलाता है, वो ज्वलन ताप कहलाता है। क्या आप अब बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? तो माचिस की तीली के लिए जो ज्वलन ताप चाहिए वो नहीं मिल पाता है। माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जलती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। तो 5000 वर्ष पूर्व जो थे कि प्राचीन मिस्र में गंधक में डूबे हुए चीड़ की लकड़ी का छोटे टुकड़े को माचिस की तरह उपयोग किया जाता था। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। तो जो माचिस की तीली होते हैं उनमें मुख्यतः एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। तो माचिस में क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जो लाल कलर के हमको देखते हैं माचिस के तीली के आगे वो क्या होते हैं, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है और कुछ गोंद के साथ उसको मिलाकर चिपका दिया जाता है उचित लकड़ी में जो लाइट वेटेड हो। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो जाते हैं। तो जब इसे किसी स्थान पर रगड़ा जाता है तो क्या होता है, वहाँ घर्षण के कारण वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है और जो श्वेत फास्फोरस होते हैं वे जलने लगते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है और माचिस की तीली का दहन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। लेकिन जो श्वेत फास्फोरस होते हैं तो जो माचिस के उद्योग में काम करने वाले मजदूर होते हैं और माचिस का उपयोग करने वाले लोग होते हैं, दोनों के लिए जो है कि खतरनाक है, हानिकारक है। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। तो आजकल के माचिसों में हम देखते हैं कि केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं।
और जो रगड़ने वाले सतह होते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा कांच और लाल फॉस्फेरस जो रहता है कि वो लगा रहता है, चूर्णित रहता है, जो कम खतरनाक होता है। ये क्या है, तो कम खतरनाक है, कम डेंजर है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फॉस्फेरस श्वेत फॉस्फेरस में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इन्हें रगड़ा जाता है तो क्या होता है, जो लाल फॉस्फेरस होते हैं वो श्वेत फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर प्राप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं। तो ये जो होते हैं वो पोटेशियम क्लोराइड से क्या करते हैं, अभिक्रिया कर देते हैं और ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। और जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होते हैं उनसे दहन की प्रक्रिया जो होती है वो प्रारंभ। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप, कोई भी दाह्य पदार्थ है तब तक आग नहीं पकड़ सकता और जल नहीं सकता जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या होगा, ज्वलन ताप से अगर कम रहेगा तब तक वो आग नहीं पकड़ सकता है और नहीं जल सकता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब जो तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही मिट्टी के तेल को हम लोग थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? तो हाँ, इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो कोई भी पदार्थ है उसको दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो उसका जो ताप हो वो ज्वलन ताप तक पहुंचना चाहिए। अगर ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तब तक वह पदार्थ की दहन नहीं होगी या जलेगा नहीं। अब हम क्रियाकलाप 4.4 को देखते हैं और उसे समझते हैं। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार कीजिए। क्या करना है, कागज के 2 कप हमें तैयार करना है। इनमें से 1 कप 50 ml जल से भरिए। अब क्या करना है, एक जो कप हो उसमें हमको 50 ml का मतलब होता है मिलीलीटर पानी डालना है। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। अब क्या करना है, दोनों जो कप हैं उनको अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करेंगे। आप क्या देखते हैं, तो हम चित्र में 4.5 में देख रहे हैं कि जो हमारा जल है और इसमें हमने क्या 50 ml जल भरा है और एक में हमने ऐसे ही गर्म कर रहा है। तो कागज के खाली कप क्या होता है, तो जल युक्त कागज के कप का क्या होता है, तो जो खाली कागज रहेंगे वो जल्दी दहन करने लगते हैं क्योंकि उनका ज्वलन ताप कम होता है कंपेयर टू पानी से भरे हुए ज्वलन कप के कंपेयर। क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। जो कागज को हम लोग कागज के कप को अगर ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, वो चालन द्वारा क्या हो जल में चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो पूछेगा कि ज्वलनशील पदार्थ क्या है, तो वह पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक मैंने आसानी से आग पकड़ लेता है, वो क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के कुछ उदाहरण भी है, जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम, एलपीजी आदि। ये सभी है, पेट्रोल, एल्कोहल और द्रवित पेट्रोलियम है, ये सभी ज्वलनशील पदार्थ है जिनमें आसानी से जो होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो हाँ, जो और होते हैं तो किरोसिन ऑयल भी है, उनमें भी आसानी से आग पकड़ लेता है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो ज्वलनशील होते हैं। अब हम आगे 4.2 हम आग पर नियंत्रण कैसे कर पाते हैं। तो 4.2 में हमें देखना है कि हम लोग आग पर नियंत्रण कैसे कर पाते हैं, कंट्रोल कैसे कर लेते हैं।
आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। तो हम देखते हैं कि घरों और दुकानों में, कारखानों में आग लगते सुना भी होगा और अपनी आंखों से देखे भी हैं। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपनी कक्षाओं के साथियों के साथ बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। जो हर अभी सभी ब्लॉक में या प्रखंड में जो होते हैं अग्नि सेवक होते हैं, जो आग बुझाने का ही काम करते हैं। जैसा कि चित्र 4.6 में आप देख सकते हैं, इन्हें हम लोग फायरमैन भी बोलते हैं। जो आग बुझाने का काम करते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, फायरमैन भी बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, तो दबाव के साथ जल को बाहर, आग फेंक रहे हैं बाहर, जल आग बुझाने के लिए। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो हाँ, सभी शहरों में और जो नगर होते हैं या अभी ब्लॉक स्तर पर भी फायर ब्रिगेड स्टेशन है। तो बड़े स्तर पर नहीं होते हैं ब्लॉकों में या गाँव में, लेकिन वहाँ पे भी एक या दो जो स्टेशन में पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें रहते हैं, ताकि इमरजेंसी केस में वो आग को बुझा सके। या जिनको होते हैं वो टोल फ्री नंबर आते हैं, उन पर कॉल करने से वो लोग आते हैं और उस आग को बुझाते हैं। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, वह आग पर जल डालती है। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। जो जल होते हैं वो ज्वलनशील पदार्थों को, जो जिनमें जल्दी आग पकड़ती है, उनको ठंडा करते हैं, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। जल डालने से क्या होता है, तो जो पदार्थ का ज्वलनशील ताप रहता है वो ज्वलन ताप से को कम कर देता है। ज्वलन ताप को क्या करता है, कम कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, तो आग जो फैलती रहती है वो रुक जाती है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेते हैं, और जो जल डालने से जो जलवाष्प बनते हैं वो क्या करते हैं, तो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेते हैं, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। जिससे क्या होगी, तो जो वायु आ रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी, वो बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। हमने देखा है कि आग जो उत्पन्न करने के लिए होती है तो 3 जो होती हैं कि आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं। तो क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, तो हमने देखा था कि कोई भी दहन के लिए या आग लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता तो होती हैं। पहला हमारा होता है ईंधन। ईंधन जो होता है कि जिसमें आग पकड़ता है वो ईंधन है। और वायु, ऑक्सीजन की आपूर्ति। अगर अब ऑक्सीजन नहीं रहे तो आग नहीं लगती है। तो ऑक्सीजन जो वायु है वो भी जो है कि आवश्यक होते हैं आग उत्पन्न करने के लिए। और हमारा तीसरा होता है ऊष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु जो ऊष्मा होते हैं, गर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो उनके ज्वलन ताप को अधिक कर देते हैं। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो 3 आवश्यकताएं हैं। अगर इसमें से कोई भी आवश्यकताएं को हम लोग अवरुद्ध कर देंगे, बाधित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आग नहीं लगेगा, उसे नियंत्रण कर लिया जाएगा। या तो हम ईंधन को अति कर दे, तो ईंधन पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन के अवरुद्ध को हम लोग कम कर देते हैं, या ऊष्मा के जो अति है उसको हम लोग जल द्वारा ठंडा कर देते हैं। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना, ईंधन का ताप कम करना है। तो जो आग बुझाने के लिए आते हैं उनका कार्य क्या होता है, तो वो वायु के प्रवाह जो होते हैं उसको काट देते हैं, या ईंधन का ताप जो रहता है उसको कम कर देते हैं, या दोनों कर देते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। तो अधिकांश स्थितियां होती हैं तो ईंधन को हटाया जाना इम्पॉसिबल है, असंभव हो जाता है। जैसे कि अगर हम ईंधन को हटाने जाएंगे तो हो सकता है कि हमें भी आग धले या हम जल जाएं। तो इसीलिए ईंधन को हटाना जो होता है कि असंभव की तरह है। इसीलिए जो हम वायु होते हैं या ऊष्मा होते हैं उन्हीं को हम लोग कंट्रोल में करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। यदि किसी भवन में आग लग गई तो संपूर्ण भवन ही ईंधन का काम करेगा, तो भवन को हटाना असंभव हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। जो जल सबसे अधिक प्रचलित क्या है, अग्निशामक है। तो हम बड़े बड़े ऑफिसों में या कोई भी
फैक्ट्री होते हैं वहाँ पे इसको देखते हैं, या बैंक कभी जाइएगा तो ऐसे से जो होते हैं कि सिलेंडर टाइप के रखा रहता है, इसे ही हम लोग अग्निशामक बोलते हैं। इसमें CO2 भरी रहती है। परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। जो हमारे जल होते हैं वो तभी कार्य करता है जब लकड़ी और कागज़ में आग लगी हो। जल हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो पानी है वो तभी कार्य करते हैं कि आग जो हो कि लकड़ी और कागज़ में लगे हों। अगर आग जो हो कि इलेक्ट्रिक्स के द्वारा लगी हो तो उसमें जल का काम नहीं करना चाहिए। और कभी भी आपको अथी हो तो जल का जो उपयोग नहीं कीजिएगा। उससे क्या होगा कि उस जल से भी विद्युत का संचार होने लगेगा और भी भयानक हो सकते हैं। इसीलिए विद्युत द्वारा लगी हुई आग में आप जल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है। तो जल जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं और आग बुझाने वालों को हानि पहुंचा, और जो आग बुझाएंगे उसी को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए विद्युत उपकरणों द्वारा लगी आग को हम लोग जल के द्वारा नहीं बुझाएंगे। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित नहीं है। और जो तेल और पेट्रोल में भी आग लगते हैं तो उसको जल द्वारा बुझाना उचित नहीं होता है। आपको याद है तो जल जो होते हैं तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है। जल क्या होता है, तेल से भारी होता है तो वो जल जो है वो नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है। तो फिर तेल ऊपर जलता रहता है और फिर ऊपर आ जाएगा तो तेल जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो जो विद्युत उपकरण होते हैं या ज्वलनशील पदार्थ होते हैं तो उनमें लगने वाले आग को सबसे अच्छा अग्निशामक जो होता है वो क्या होता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 को एक कंबल की तरह लपेट लेते हैं। जो ऑक्सीजन से भारी होते हैं CO2 तो वो क्या करते हैं, तो वो आग को कंबल की तरह लपेट लेते हैं। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, संपर्क टूट जाता है, तो आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। और जो अग्निशामक होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं यह विद्युत उपकरणों को भी हमारा हानि नहीं पहुंचाते हैं, जस के तस रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को अग्निशामक या CO2 का उपयोग करना चाहिए। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। उच्च दाब पर, जैसे उच्च हाई प्रेशर होगा तो उसे हम लोग द्रव के रूप में सिलेंडरों में भर सकते हैं। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है, तो वो भी उच्च दाब में कंप्रेस करके सिलेंडरों में भरी जाती है। सिलेंडरों से छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। जब सिलेंडर से हम लोग CO2 छोड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। और क्या करती है, ये आग को चारों ओर से तो CO2 घेरती ही है, ईंधन के जो ताप रहते हैं ज्वलन ताप उसको भी ये नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट Na2NaHCO3 ये क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे, तो KHCO3 ये क्या होते हैं, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों जो है कि इसके सूत्र होते हैं। रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है, तो हम लोग CO2 अगर नहीं हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का भी उपयोग या भारी मात्रा में छिड़काव करते हैं। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आग के निकट जो रहती है इन पदार्थों से बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है और जो आग को बुझा देती है। क्या करती है, तो आग को बुझा देती है। अब हम आगे देखते हैं हमारा दहन का प्रकार। तो दहन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाई। क्या कह रहा है, तो ये एक जलती हुई माचिस माने माचिस की तीली जला लेना है और उसे गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाएंगे। सावधानी हमको क्या रखना है, तो स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न करें। स्वयं हम लोग गैस स्टोव का प्रयोग नहीं करें,
अपने माता पिता की सहायता से कहिए, ताकि हम लोगों को कोई दुर्घटना न हो। गैस स्टोव की घुंडी घुमाकर गैस चालू कर दीजिए, और गैस की जो घुंडी होती है, नॉब होती है, उसको क्या करना है, घुमाकर गैस को चालू कर देना है। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है। गैस क्या होती है, तो तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार दहन तीव्र दहन कहलाता है। तो हम जब गैस को जलाते हैं तो और तीव्र गति से चलने लगती है तो क्या कहलाता है, वो हमारा तीव्र दहन कहलाता है। तो तीव्र दहन जो होता है कि वो मेनली जो होता है कि गैस वाले पदार्थ में होता है, गैसियस पदार्थ में होता है, या एलपीजी तीव्र गति से दहन करता है। तो उस प्रकार के दहन जो कहलाएंगे, तेजी के साथ जलेंगे, वो तीव्र दहन। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, और कुछ फॉस्फोरस भी हैं वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, जल उठते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, तीव्र दहन में आ जाएंगे। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। तो स्वतः दहन क्या हो जाएंगे, जो पदार्थ बिना किसी संपर्क में आए हुए कमरे के ताप पर ही वायु में जल उठते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वतः दहन कहलाते हैं। तो स्वतः दहन में क्या, हमने कोयला के फैक्ट्री में जो पाइराइट हैं वो भी स्वतः दहन हो जाते हैं, अधिक हीट के कारण वो अपने आप आग पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं फॉस्फोरस जो है, तो फॉस्फोरस भी कमरे के ताप पर ही जलने लगता है, तो वो भी क्या है, तो स्वतः दहन का उदाहरण है। जो अपने आप में जलने लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वतः दहन कहलाते हैं, एक तीव्र दहन कहलाते हैं। और विस्फोटक की एक दहन होता है। तो विस्फोटक में क्या होता है, हमने देखा था कि जब हम दिवाली के समय में पटाखों को छोड़ते हैं तो एक आवाज़ के साथ, ध्वनि के साथ जो विस्फोट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विस्फोटक दहन भी कहलाते हैं। कोयले की खानों में कोयले की धूल में स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। तो जो कोयले के खान होते हैं उनमें कोयले के जो धूल होते हैं वो पाइराइट के कण होते हैं, वो स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी कभी गर्मी के कारण होते हैं, और कभी कभी हमने देखा है कि जंगलों में भी जो स्वतः दहन से कई अग्निकांड हो सकते हैं। ब्राज़ील के जंगलों में हमेशा आग लगती रहती है, ये आम सी बात है। तो ब्राज़ील में बहुत बड़ा जंगल काथी है, जिसे हम लोग दुनिया का हार्ट भी बोलते हैं। जो विश्व का हृदय किसे कहा जाता है, तो ब्राज़ील के जो जंगल है, अमेजन की जंगल को। कभी आकाश में बिजली गिरने से होता है, कभी कभी आकाश में बिजली गिरने से भी जंगलों में आग लग जाते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगते हैं। लेकिन जो जंगल में आग होते हैं वो अधिकतर जो होते हैं कि मनुष्य की लापरवाही से होते हैं। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं, जब हम जंगलों में घूमने जाएं तो वहाँ जो कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो हमें स्थान छोड़ते समय पूर्व आग को पूर्णतः बुझाकर अवश्य आना चाहिए। जो हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो हमने कैंप फायर का लगाते हैं रहने के लिए, वहाँ पे आग को जलते हुए छोड़ देते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम वहाँ से निकले तो क्या करना चाहिए, आग को पूर्णतः सावधानीपूर्वक बुझाकर ही चलना चाहिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। हम त्यौहार पर जो होते हैं अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे जलाते हैं तो हम एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, अभिक्रिया में जो गैस बनती है वो बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया हमारा क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। जो पटाखे होते हैं उस पर अगर हम लोग दबाव डालते हैं या दाब डालते हैं तो क्या हो जाएंगे, पटाखे विस्फोट हो सकते हैं। अब हमारा आगे है 4.4 में ज्वाला। इसे हम लोग अंग्रेजी में फ्लेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेम भी बोलते हैं। तो ज्वाला क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं, एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है। कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 4.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। तो जो हमको सारणी में दिया गया है उसमें प्रेक्षण करेंगे, मैंने जला कर देखेंगे कि पदार्थ जो है कि वो ज्वाला देता है या नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र 4.8 में
ये हमारा क्या है, मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वाला के रंग है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती का ज्वाला है वो अलग रंग का है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्या है, ब्लू और ग्रीनिश है। ब्लू और ग्रीन, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ब्लू है, नीचे वाला पोर्शन वो हमारा इंडिगो टाइप के है। इसमें देख सकते हैं, तो देखिए एक हमारा मिट्टी के तेल का लैंप है, तो मिट्टी के तेल का लैंप और मोमबत्ती का लैंप ये क्या है, सेम है, लेकिन बुसेन बर्नर है तो इसका कलर क्या है, काला की तरह है। अब हम आगे देखते हैं 4.5 में ज्वाला की संरचना। ज्वाला की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 4.5 में को देखते हैं और समझते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की दहन के समय जो पदार्थ वाष्प होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो जो दहन के समय पदार्थ होते हैं, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सारणी 4.2 को दहन पर ज्वाला देने का पदार्थ। तो जो मोमबत्ती होते हैं तो वो ज्वाला देते हैं, मैग्नीशियम जो ज्वाला देते हैं, कपूर क्या होते हैं तो ज्वाला नहीं देते हैं, वो स्वतः जल जाते हैं। मिट्टी के तेल वाला स्टोव वो भी ज्वाला देते हैं, लकड़ी का कोयला ज्वाला देते हैं। तो जो लकड़ी के जो कोयला होते हैं ज्वाला कम देते हैं, और ज्वाला कम ही देते हैं, मॉडरेट होता है, तो इसको ज्वाला देते भी हैं, नहीं भी देते हैं, इन दोनों में आ सकते हैं। जो आकंपित ज्वाला का दीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली, जैसा कि चित्र 4.10 में देख सकते हैं, कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा होता है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम ज़्यादा पिघल न जाए। अब हम देखते हैं दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो जो दहन हम लोग क्रिया देखे हैं, तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे क्या कर लाते हैं, तो ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं। जो मिट्टी के तेल और पिघली हुई मोमबत्ती साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता, और लकड़ी का कोयला क्या होता है, वाष्पित नहीं होता है और ज्वाला नहीं देता है। क्रियाकलाप 4.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट कराइए। इसे संडासी से लगभग 10 सेकेंड तक पकड़िए। संडासी मैंने पकड़ने वाले एक इंस्ट्रूमेंट आता है, यंत्र आता है, उसे संडासी बोलते हैं। फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र 4.11 में कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं तो कांच के जो प्लेट हैं वहाँ क्या है, तो काला एक गोल वलय बन जाता है। वलय का मतलब सर्किल की तरह। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बनों के कणों का जमाव को दर्शाता है। तो ये क्या होते हैं, तो ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बनों के कणों को दिखाते हैं। ये क्या है, तो बिना जले हुए कार्बन के कण हैं। ये क्या है, तो बिना जले कार्बन के कण हैं, कार्बन के कण हैं। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकेंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते अंधेरे वाले क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। आकृति 4.12 में देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, तो अदीप्त क्षेत्र यहाँ है, तो इसे पकड़कर हमको कितना रखना है, 30 सेकेंड तक रखना है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है, माने रक्त की तरह लाल हो जाता है। यह क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो रक्त तप्त जो हो जाना उस क्या दर्शाता है, तो ज्वाला के अधिक गर्म होने का जो वो दर्शाता है, प्रमाण देता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुफनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर जो
सुनार होते हैं वो सोने या चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी से सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करते हैं, फूंकते हैं। जैसा कि चित्र 4.13 में देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा मोमबत्ती की ज्वाला का अति है। तो देखिए ये सबसे जो होते हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन होते हैं वो सबसे गर्म भाग होते हैं, बीच वाले क्या होंगे, गर्म होंगे, और सबसे कम गर्म कौन सा होगा, तो ये नीचे वाले भाग जो होंगे मोमबत्ती के वो सबसे कम गर्म होंगे। ये जो बाहरी वाले भाग हैं ये क्या है, पूर्ण दहन वाला बाह्य भाग है जो नीला कलर का होता है। ये जो होते हैं वो आंशिक दहन वाला मध्य भाग है जो पीले कलर के होते हैं। और जो बिना जली हुई मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है वो कैसा होता है, तो वो काला होता है। ये क्या होगा, काला होगा। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं, तो वो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं क्यों, क्योंकि वो सबसे अधिक गर्म रहता है। क्यों रहता है, तो सबसे अधिक गर्म होता है और सबसे अधिक जो होता है कि वो गर्म रहेगा और उस ज्वाला अधिक उत्पन्न करेगा जो पूर्णतः दहन में सहयोग होते हैं। जैसा कि चित्र 4.14 में देख सकते हैं कि ये क्या है, तो धातु की फूंकनी से सुनार जो है कि फूंक रहा है और सोने चांदी को क्या करता है, तो पिघलाता है। अब हम आगे देखते हैं हमारा 4.6 ईंधन क्या है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ईंधन क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, तो लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये सभी हैं तो ईंधन है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। तो ये सभी पदार्थ होते हैं जो क्या कहलाते हैं, तो हमारा ईंधन कहलाते हैं। तो ईंधन में कौन कौन से हो जाएंगे, तो लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे अच्छा ईंधन क्या है, तो वह है जो आसानी से सहज से उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु के में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। और क्या होता है, तो वायु में वो आसानी से जलता रहता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और जो आसानी से जलता है तो ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, हीट को उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। ये जो जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता मतलब अपशिष्ट नहीं छोड़ते हैं, वो पूर्णतः जल जाते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सकते हैं। तो संभवतः ऐसा कोई पदार्थ नहीं है या ईंधन नहीं है जिसे हम लोग आदर्श ईंधन, आइडियल फ्यूल मान सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। जो ईंधन के मूल्य होते हैं उसमें अलग अलग तरह की भिन्नता होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पेट्रोल का अलग रेट होता है, डीजल का अलग रेट होता है, कोयले के जो लकड़ी लेते हैं या कोयले उसका अलग रेट होता है, किरोसिन का अलग रेट होता है। तो हम देखते हैं कि सभी ईंधनों के अलग अलग मूल्य होते हैं। तो यही मूल्य में अलग अलग होना भिन्नता कहलाता है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 4.3 की भांति उन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें कह रहा है कि एक हमको सारणी बनाना है जिसमें जो ईंधन है उसको हम लोग ठोस, द्रव और गैस में डिवाइड करेंगे और उन्हें अलग अलग करेंगे कि कौन से ईंधन ठोस है, कौन से ईंधन द्रव है, कौन से ईंधन गैस है। इनकी हम लोगों को सारणी बना कर लिखना है। तो आप सारणी बना कर आराम से, जैसे पेट्रोल डीजल है तो ये क्या है, द्रव के रूप में है, लकड़ी है, ये क्या है, तो ये जो है कि ठोस के रूप में होते हैं। कोयला क्या है, तो ठोस के रूप में होते हैं। गैसियस रूप में क्या हो जाएंगे, तो गैसियस रूप में जो होते हैं वो हमारा जो फॉस्फेरस देखे थे जो तीव्र जलन करते हैं वो सभी क्या है, गैसियस में हो सकते हैं। अब हमारा आता है ईंधन की दक्षता, माने जो फ्यूल की इफिशियंसी है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसकी दक्षता क्या है। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आपको कौन से ईंधन को चुनेंगे। तो गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालना है, तो आप कौन से ईंधन चुनेंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग जो है कि एलपीजी को प्रीफर करते हैं। इसका कारण है
आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? तो नहीं, ये बराबर मात्रा में जो होते हैं ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। तो हम देखते हैं कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम केजी मात्रक द्वारा इंडिकेट करते हैं। किलो जूल प्रति किलोग्राम क्या होता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम केजे बट्टा केजी केजे क्या हो जाएगा? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 4.4 में दिए गए हैं। जैसा कि ये हमारा 4.3 जो पहले देखे थे प्रारूप, तो कौन से ईंधन कौन कौन से हैं उसके बारे में तो देख सकते हैं। यहाँ हमारा क्या है? कोयला है। तो कोयला क्या है? ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन में क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल। गैसीय में क्या हो जाता है? तो प्राकृतिक गैस। इसी तरह से हमको कास्ट लिखना है, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में क्या हो जाएगा? तो नेफ्थलीन हो जाएगा। नेचुरल गैस में सीएनजी हो जाएगा। सीएनजी, एलपीजी, ये सभी क्या है? तो गैसियस ईंधन है। सीएनजी, एलपीजी सब क्या है? गैसियस ईंधन है। अब हम आगे देखते हैं सारणी 4.4 में विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। ये हमारा क्या है? तो ऊष्मीय मान दिया हुआ है। ये आप हम लोग जो सारणी के रूप में हमेशा याद रखिएगा। गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो 6000 से 8000 तक। लकड़ी का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो 17,000 से 22,000 के बीच में। 17,000 से 22,000 के बीच में। कोयले का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो 25,000 से 33,000 के बीच में। पेट्रोल का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो 45,000। मिट्टी का तेल का तो 45,000। डीजल का ऊष्मीय मान कितना होता है? 45,000। मेथेन का ऊष्मीय मान तो 50,000। सीएनजी का ऊष्मीय मान होता है वो भी 50,000 होता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान कितना होता है? 55,000 होता है। इसीलिए ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण ही हम लोग एलपीजी को प्रीफर किए थे पानी को उबालने के लिए। जैव गैस का क्या होता है? तो 35,000 से 40,000। लेकिन हाइड्रोजन का सब क्या होता है? तो 1,50,000 ऊष्मीय मान होता है। 1 केजी अगर हाइड्रोजन का हम लोग 1 केजी हाइड्रोजन का हम लोग उपयोग करेंगे तो हमें कितना? 1,50,000 जो होगा ऊष्मीय मान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतर ईंधन के रूप में क्या है? तो आने वाले समय में जो हाइड्रोजन होंगे वो सबसे बेहतर ईंधन के रूप में उपयोग किए जाएंगे। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद, जो ईंधन के दहन है उससे क्या क्या हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। जो ईंधनों का उपयोग जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं या बढ़ता जा रहा है तो वो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव भी डालता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लकड़ी, कोयले और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। जो लकड़ी होते हैं, कोयले होते हैं, पेट्रोल होते हैं, जैसे कार्बन ईंधन है और भी ये सभी क्या होते हैं? तो बिना जले ही कार्बन के कण छोड़ते रहते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। तो ये जो कार्बन के कण होते हैं वो बहुत ही खतरनाक प्रदूषक हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये कार्बन के जो कण होंगे बिना जले हुए वो कौन सा रोग देते हैं? तो दमा जो रोग है वो श्वास रोग वो उत्पन्न करते हैं। अब हम आगे देखते हैं इन ईंधनों का अपूर्ण दहन मैंने पूरी तरह से अगर दहन नहीं कर रहा है तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर जो ईंधन है अगर पूर्णतः नहीं जलता है तो वो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पूर्णतः जलता है तो CO2 बनाता है। अगर पूर्णतः जलेंगे तो क्या बनाएंगे? CO2। अगर अपूर्णतः जलते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जो गैस देता है यह अत्यंत विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी अत्यंत विषैले गैस हैं। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। तो बंद कमरे में जो हम लोग कोयला जलाते हैं वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम लोगों को बंद कमरे में कोयला नहीं जलाना चाहिए। उत्पन्न हो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्पन्न होते हैं उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए बंद कमरे में कभी भी कोयले जो होते हैं उसे जलाना नहीं चाहिए।
अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो अधिकांश जो ईंधन होते हैं उनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं वो निकलती रहती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ईंधनों के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, विश्व उष्णन होते हैं, उसका मुख्यतः कारण है। चौथा हमारा कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले और डीजल को हम लोग जब जलाते हैं तो क्या निकलती है? कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू एवं संक्षारक गैस है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 ये बहुत ही दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड NO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो बहुत ही जहरीला है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा जल में घुल जाते हैं, जो अम्ल बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, और ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा में क्या क्या हो सकते हैं। तो अम्ल वर्षा में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं अम्ल वर्षा में। और ग्लोबल वार्मिंग में कौन जो इन्वॉल्व होते हैं? तो CO2 इन्वॉल्व होते हैं। फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। अम्ल वर्षा क्या है? तो वो फसल और भवन के लिए बहुत ही जो है कि हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोल का स्थान अब CNG, प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होते हैं वो स्थान ले रही है। क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। क्योंकि जो CNG होते हैं वो अल्प मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, इसीलिए CNG क्या होगा? एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। अब हम देखते हैं सर्दी में लकड़ियों का उपयोग घरेलू औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है। तो हम देखते हैं कि सर्दी के दिनों में हम लोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में लकड़ियों का उपयोग करते हैं, परंतु अब इसका स्थान कोयला और LPG जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है। तो अभी भी हमारे देश में बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं वहाँ पे ईंधन के रूप में जो है कि अभी भी लकड़ी का यूज होता है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। क्योंकि लकड़ी जो होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और कंपेयर टू गैसियस ईंधन के वो सस्ती होती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होती है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न होता है। और श्वसन जो कष्ट होगा, दिक्कत होगा, वो हम लोगों को उसी से होता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है। और जो हम लोग वनोन्मूलन है, जब हम वृक्षों की कटाई करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है, जो पर्यावरण के लिए भी हानिप्रद है। जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा था, पृथ्वी के वातावरण में के ताप में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। यदि जो पृथ्वी के वातावरण में ताप में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है, जिसके लिए हम लोग देखे थे कि CO2 जिम्मेदार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगती है। जो ग्लोबल वार्मिंग होंगी, विश्व उष्णन होगा, उससे क्या होते हैं? तो हिमनद जो बर्फ़ के रूप में हमारे जल जमे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? वो पिघलने लगेंगे। क्या होंगे? पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र के जल स्तर बढ़ जाते हैं। जिससे क्या होंगे? समुद्र के जो वाटर लेवल है, जल स्तर है, वो बढ़ने लगेंगे और तटीय क्षेत्र जो होंगे वो बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे। तटीय क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ पर कि जब हम समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वो तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो यदि हिमनद होंगे तो क्या होगा? हमारा समुद्र का जो होगा जल स्तर, वाटर लेवल, वो बढ़ने लगते हैं। और बढ़ने लगेंगे तो क्या हो जाएगा कि पानी जो होगा आगे की तरफ तटीय क्षेत्र में बढ़ने लगेंगे और बाढ़ का रूप ले लेंगे। तो तटीय क्षेत्र जो होंगे वो बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र
अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। और ऐसा भी है कि कुछ तटीय क्षेत्र जो होंगे वो समुद्र से कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर होंगे, जैसे 1-2 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सदा के लिए अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों को हमको बारीकी से ध्यान देना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे कि हम जो ईंधन है वो स्वच्छ ईंधन का और एलपीजी का उपयोग करें, जो अभी के लिए हम लोगों को पर्याप्त है, जो एक स्वच्छ ईंधन के रूप में होते हैं। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं वो क्या कहलाएंगे, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम होते हैं वो जब जलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। लकड़ी जब जलती है तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड कहती है बनाती है। तो वह यहाँ पे जो कास्ट के लकड़ी है और मैग्नीशियम है वो क्या है, दाह्य पदार्थ है। मैग्नीशियम है और लकड़ी है वो क्या होते हैं, तो वो दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। तो वायु में जो ऑक्सीजन है वो दहन के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर दहन ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन की क्रियाएं नहीं होगी। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जो दहन की प्रक्रिया होती है उसमें हीट और लाइट भी उत्पन्न होते हैं। क्या, हीट और लाइट भी उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप ज्वलन ताप जो है कि वह निम्नतम ताप है जिस पर कोई भी पदार्थ या दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ क्या होते हैं, तो आग पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल डीजल, क्या होते हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी, ये सभी क्या है, तो इन सभी पदार्थों का जो होता है ज्वलन ताप बहुत कम होता है। तो जो ज्वलनशील पदार्थ है वो कम ही ताप पर, ज्वलन ताप पर क्या होते हैं, बहुत आग जल्दी से पकड़ लेते हैं और जलना प्रारंभ कर देते हैं। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि आग पकड़ने के लिए या आग लगने के लिए जो 3 मुख्यतः अवस्थाएं थी। एक था हमारा ईंधन, दूसरा हमारा था वायु, और एक था हमारा जो ईंधन था वायु था, और एक जो उसका माध्यम था वो था। तो हम क्या कर सकते हैं, वायु को तोड़कर या ईंधन को जो सराउंडिंग है दाह्य पदार्थ उसको हम हटाकर कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हमने देखा था कि आग जो होते हैं, आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतः हम लोग देखे थे कि जल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जल कारगर कब है, जब वो आग जो है कि कागज या लकड़ी में लगा हो। आग जब क्या हो, कागज और लकड़ी में लगा हो। लेकिन जो विद्युत उपकरणों में आग लगते हैं उसे हम जल के द्वारा नहीं बुझा सकते हैं। उस विद्युत द्वारा हम लोग अग्निशामक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अग्निशामक का यूज करते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या भरी रहती है, CO2 भरी रहती है, जो जलवाष्प द्वारा CO2 उत्पन्न करती है और आग को जो लपेटे होते हैं उसे घेर लेती है और उसका ज्वलन ताप जो होती है वो कम कर देती है। तो विद्युत उपकरण से जो आग लगेंगे वहाँ हम लोग अग्निशामक का यूज करेंगे, ना कि जल का, क्योंकि जल जो होते हैं वो विद्युत का चालन करने लेते हैं और जो वो और भी हानिकारक हो सकते हैं, आग बुझाने वालों को जान भी ले सकते हैं। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, जल का उपयोग नहीं करेंगे। दहन विभिन्न प्रकार के हैं। जो दहन होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के हमने देखा था कि जो दहन होते हैं वो मुख्यतः जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि एक जो दहन था वो तीव्र गति से दहन करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल LPG, वो सब LPG वो क्या है, वो तीव्र दहन करते हैं। एक हमने देखा था स्वतः दहन, तो जो फास्फोरस होते हैं वो स्वतः दहन करते हैं, वो कमरे के ताप पर ही जलने प्रारंभ कर देते हैं। या जो पाइराइट होते हैं वो कोयले के कण वो पूर्णतः अपने आप ही जलने लगते हैं। इसीलिए खदानों में, कोयले के खदानों में आग की हमेशा घटनाएं सुनाई देती रहती है। तो ऐसे जो दहन होते हैं वो स्वतः दहन कहलाते हैं। एक हमारा होता है विस्फोटक, जो हम दिवाली के समय आतिशबाजी करते हैं तो वो विस्फोटक के साथ ऊष्मा प्रकाश के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ऊष्मा प्रकाश के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। उस प्रकार के दहन को हम लोग विस्फोट दहन कहते हैं।
आगे हमने देखा था कि ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के जो होते हैं वो मुख्यतः 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। एक ने हमने देखा था अदीप्त क्षेत्र, तो वैसा क्षेत्र जहाँ अंधेरा हो, जो प्रकाश उत्पन्न न करता हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? अदीप्त क्षेत्र कहलाता है। हमारा दूसरा था कि दीप्त क्षेत्र। तो दीप्त क्षेत्र क्या होता है? वहाँ ज्वाला उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। एक हमारा होता है ज्योतिहीन क्षेत्र। तो वैसा क्षेत्र जहाँ प्रकाश न हो, ज्योतिहीन हो, वो ऐसे क्षेत्र हम लोग ज्योतिहीन क्षेत्र देखे थे। हमने आगे देखा था कि आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। जो हमारा आदर्श ईंधन होते हैं, आइडियल फ्यूल है, वो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, आसानी से जलने वाला हो और आसानी से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, वहन हो सके, वो होता है आदर्श ईंधन होता है। आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान, जो आदर्श ईंधन होते हैं उसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। जो ऊष्मीय मान होंगे वो ऊंचे होते हैं। ऊष्मीय मान हमने देखा था कि ऊष्मीय मान क्या है? तो जब कोई पदार्थ 1 किलोग्राम में कितना माने देर जला, वही हमारा क्या हो जाता है? ऊष्मीय मान हो जाता है। तो इसका हम लोगों ने देखा था कि एक ऊष्मीय मान का मात्रक केजे माने किलो जूल प्रति किलोग्राम था। किलो जूल प्रति किलोग्राम था। यह ऐसी गैसीय या अवशेष नहीं छोड़ता है। जो आदर्श ईंधन होते हैं वो कोई भी हानिकारक गैस अथवा अवशेष नहीं छोड़ते हैं, पूर्णतः जल जाते हैं। जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो ऐसी गैसें जो होता है कि नहीं छोड़ता है, प्रदूषित कम करता है। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। जो ईंधनों की कैपेसिटी होती है या दक्षता है, इफिशियंसी है, वो अलग अलग हो सकते हैं। दक्षता भी अलग होते हैं। जैसे कि हमने देखा था 4.4 में कि कोयले का अलग ऊष्मीय मान था, पेट्रोल का अलग था, किरोसिन का अलग था, सीएनजी का अलग था, हाइड्रोजन जो थे उसका अलग था, एलपीजी का अलग था। तो हर ईंधन की दक्षता जो होती है और मूल्य जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। आगे हमने देखा था कि ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो ईंधन दक्षता होते हैं, इफिशियंसी होते हैं, उसको हम लोग ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। जिसका मात्रक क्या था? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। आगे हमने देखा था वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं। जो वायु में बिना जले होते हैं, जो जले हुए नहीं होते हैं, ऐसे कार्बन कण जो होते हैं कि हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं और वो बहुत बड़े प्रदूषक होते हैं, जो श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। और हमारे दमा की जो बीमारी होती है वो ऐसे ही प्रदूषकों के कारण होती है, जो श्वसन कष्ट को उत्पन्न करते हैं। आगे हमने देखा था कि ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यदि कोई भी ईंधन अपूर्ण माने पूर्णतः नहीं जलती है तो वो जो है विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, CO बनाती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा विश्व उष्णन का कारण है। जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, उसका बढ़ी हुई मात्रा जो होती है कि वो विश्व उष्णन को प्रदर्शित करती है या कारण बनती है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ये CO2 के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? तो CO2 की अधिकता के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। तो इसके कारण क्या होते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग जो हमने देखा था कि हिमनद होते हैं, उसके जो बर्फ होते हैं वो क्या होते हैं? पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा? तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जो तटीय क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। तटीय जो क्षेत्र होंगे वो बाढ़ग्रस्त हो जाएगा और जो समुद्र लेवल से 1-2 सेंटीमीटर के हाइट पर जो तटीय क्षेत्र है वो जलमग्न भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और CO2 की मात्रा को कम करना चाहिए। इसलिए जहाँ तक हो सके हम लोगों को जो आदर्श ईंधन है उसी का उपयोग करना चाहिए। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कोयले होते हैं उनसे निकलने वाले दहन से जो उत्पन्न होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं SO2 या NO2 जो होते हैं, ये सभी जो होते हैं
अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये सभी जो है कि अम्ल वर्षा के कारक बनते हैं, जो जिसे हम लोग अंग्रेजी में एसिड रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के कारण होता है। तो ये सभी जो होते हैं कि अम्ल वर्षा के कारण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए और आदर्श ईंधन का यूज करना चाहिए। इस तरह से हमारा अध्याय 4 दहन और ज्वाला समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस अध्याय से रिलेटेड जुड़े हुए आपको कहीं भी या किसी भी पॉइंट को लेकर या किसी बिंदु को लेकर या कोई मन में जिज्ञासा हो, अगर आप हमसे जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। उसे और भी बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको आने वाले एक परीक्षाओं में या एग्जामों में आपकी कोई समस्या न रहे, दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।